मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज आपके समक्ष एनसीईआरटी कक्षा 8 हिंदी विषय की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का पाठ 4 लेकर प्रस्तुत हूँ। पाठ 4 युगों का दौर। आइए इसका अध्ययन करते हैं। युगों का दौर। इस पाठ में जो महत्वपूर्ण बिंदु जिनका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो है भारत पर शासन करने वाले वंश, भारत का प्राचीन रंगमंच, संस्कृत भाषा, विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव, भारत का विदेशी व्यापार, प्राचीन भारत में गणित शास्त्र, प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र। भारत पर शासन करने वाले प्रमुख वंश। शुंग वंश। शुंग वंश का शासन बहुत छोटे क्षेत्र पर था। मिनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र पर हमला किया, किंतु वह हार गया। भारत से प्रभावित होकर मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया और वहां राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर का एक स्तंभ हेलियोदो है, जिसमें यूनानियों के बारे में लिखा है। आप जो साइड में चित्र है उसमें देख रहे हैं कि हिंद यूनानी शासक मेनांडर का एक सिक्का आप देख रहे हैं, जिसके दोनों पहलू या दोनों पक्ष आप देख पा रहे हैं। शक वंश। शक लोग आक्सस या अक्षु नदी की घाटी में बस गए थे। शक जाति के लोग बौद्ध और हिंदू धर्म को अपनाने लगे। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर बस गए। कुषाण वंश। कुषाण जाति के लोग उत्तर भारत और मध्य एशिया के बहुत बड़े भूभाग पर शासन करते थे। यह हिंदू व बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। इसकी राजधानी पेशावर के निकट थी। कुषाणों के समय चीन और भारत के संपर्क बने। चीन से भारत को जो तोहफे मिले उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। ये महत्वपूर्ण भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया, पहला महायान और दूसरा हीनयान। महायान संप्रदाय के प्रमुख सिद्धांतों का प्रचार करने वाले नागार्जुन थे। हीनयान संप्रदाय वर्तमान श्रीलंका और म्यांमार में फैला हुआ है। गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य का उदय 320 ईस्वी में माना जाता है। इसमें सबसे प्रतापी राजा समुद्रगुप्त को माना जाता है। उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं। गुप्त साम्राज्य में साहित्य व कला के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई। हूण वंश। हूण वंश के सरदार मिहिर गुल को यशोवर्मन द्वारा बंदी बना लिया गया, लेकिन गुप्त के वंशज बालादित्य ने उसके प्रति उदारता दिखाई और उसे भारत से लौट जाने दिया। लेकिन मिहिर गुल ने इसके बदले कपटपूर्ण व्यवहार कर उन पर हमला किया। इस तरह उत्तर भारत में थोड़े समय के लिए हूणों का शासन हो गया। हर्षवर्धन। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक एक विशाल राज्य की स्थापना की। यह कट्टर बौद्ध थे, फिर भी इन्होंने बौद्ध धर्म के साथ हिंदू धर्म को भी बढ़ावा दिया। इनके समय प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआनसांग या युआनच्वान भारत आया। हर्षवर्धन कवि और नाटककार थे। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। भारत का प्राचीन रंगमंच। रंगमंच की कला पर सबसे प्रमुख ग्रंथ
नाट्य शास्त्र को माना जाता है। भारतीय रंगमंच अपने मूल में, संबद्ध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। पाणिनि ने भी अपने व्याकरण ग्रंथ में नाट्य रूपों का उल्लेख किया है। कुछ प्रमुख रचनाकारों व नाटकों के अंतर्गत भास के द्वारा लिखे 13 नाटकों का संग्रह, अश्वघोष द्वारा रचित संस्कृत नाटक जो तार पत्रों द्वारा लिखे थे, उनके ग्रंथ का नाम बुद्ध चरित्र है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत की रचना की। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 9 रत्नों में से एक थे। इसी तरह शूद्रक ने मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी नामक नाटक की रचना की, जिसका आधार राजनीति था। संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा अत्यंत विकसित और अलंकृत भाषा है। संस्कृत में व्याकरण ग्रंथ की रचना 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने की थी। संस्कृत भाषा आधुनिक भाषाओं की जननी है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से महत्वपूर्ण और सार्थक शब्द आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में जीवित है। प्राचीन संस्कृत नाटकों में शिक्षित वर्ग को संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हुए बताया गया है। अशिक्षित वर्ग सामान्य बोलचाल की प्राकृत भाषा का प्रयोग करता था। विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। विदेशों पर भारतीय कला का बहुत गहरा प्रभाव था। चंपा, अंगकोर, श्री विजय, भज्जापहित सहित ऐसे कई स्थान हैं जो संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र हैं। यहाँ पर जो भी परंपराएं थी वह भारतीय परंपराओं से मिलती थी। जैसे थाईलैंड और मलाया जैसे मुस्लिम रियासतों में राजकीय समारोह भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते थे। पदवियां और पदनाम संस्कृत में ही थे। इंडोनेशिया का साहित्य भारतीय पुराकथाओं से, जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से ही लिए गए हैं। कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है। अंगकोर और बोरोबुदुर की इमारतें और मंदिर भारतीय कला से ही मिलते जुलते हैं। जावा में बोरोबुदुर में बुद्ध की जीवन कथाएं पत्थरों पर उत्कीर्ण हैं। विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं भी पत्थरों पर उत्कीर्ण हैं। अंगकोर वाट में एक जगह वृत्ताकार सिर बहुत बड़े फाटक पर बना हुआ है, जिसे कहा जाता है कि जयवर्मन सप्तम ने बनवाया था। विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। भारत की विशेषता मूर्तिकला और स्थापत्य कला है। मूर्तिकला में भगवान बुद्ध की मूर्तियां और चित्र बनाए गए हैं। मथुरा के संग्रहालय में बोधिसत्व की एक विशाल, शक्तिशाली और प्रभावी पाषाण प्रतिमा है, जिसका निर्माण कुषाण युग में हुआ। गुप्त काल में बहुत सारी गुफाओं का निर्माण किया गया, जिसमें अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाग और बादामी की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं में सुंदर स्त्रियों, राजकुमारियों, गायिकाओं के चित्र या मूर्तियां या चित्र श्रृंगार करती हुई, बैठी हुई या खड़ी हुई हैं। एलोरा की गुफा में कैलाश का विशाल मंदिर है। एलिफेंटा की गुफा में त्रिमूर्ति बनी है। महाबलीपुरम एलिफेंटा की गुफा में है। आप चित्र में भी देख रहे हैं कि अजंता की गुफा का एक चित्र दिया गया है और महाबलीपुरम की जो इमारत है उसका भी चित्र आपके समक्ष दिया गया है। भारत का विदेशी व्यापार। भारत में बहुत प्राचीन काल से कपड़े का उद्योग विकसित हो चुका था। रेशमी कपड़ा यहाँ काफी समय से बनता रहा। चीन से रेशम आयात किया जाता था। कपड़े को रंगने की कला में प्रगति हुई और पक्के रंग तैयार करने के खास तरीके निकाले गए। इनमें से एक नील का रंग था, जिसे अंग्रेजी में इंडिगो कहा जाता है। भारत में रसायन शास्त्र का भी विकास हुआ।
मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ जिस पर आज तक भी जंग नहीं लगा है, रसायन शास्त्र का अनूठा उदाहरण है। आप साइड में चित्र में देख रहे हैं मेहरौली के लौह स्तंभ को, जिसका निर्माण लगभग 1500 वर्ष पहले हुआ था। भारतीयों को बहुत धातुओं की जानकारी भी मिली थी। औषधियों के लिए धातुओं के मिश्रण तैयार किए जाते थे। आसव और भस्म बनाना भारतीय लोग अच्छे से जानते थे। इस तरह औषध विज्ञान काफी विकसित था। शरीर रचना और शरीर विज्ञान का अध्ययन भी यहाँ किया जाता था। भारत का विदेशी व्यापार। खगोल शास्त्र विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का नियमित विषय था। जो लोग समुद्री यात्रा पर जाते थे, उनके लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान व्यावहारिक दृष्टि से सहायक माना जाता था। जहाज बनाने का उद्योग भी खूब चलता था। युद्ध में काम आने वाले तरह तरह की मशीनें, औजारों के निर्माण में भी भारत पीछे नहीं था। इस प्रकार पंडित नेहरू ने भारत के विदेशी व्यापार का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। यह माना जाता है कि आधुनिक अंकगणित और बीजगणित के लिए नींव भारत में ही पड़ी थी। शून्य का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ आर्यभट्ट का है। इनका जन्म 427 ईस्वी में हुआ था। भारतीय गणित शास्त्र में अगला महत्वपूर्ण नाम भास्कर का है, जिनका जन्म 522 ईस्वी का है, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र 628 ईस्वी का नाम आता है। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी थे। अंतिम महान नाम भास्कर द्वितीय का है, जिनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ। उन्होंने खगोल शास्त्र, बीज गणित और अंक गणित पर क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की। अंक गणित पर उनकी पुस्तक का नाम लीलावती है। अब अध्ययन करते हैं प्राचीन भारत में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे। प्राचीन भारत में शिक्षा व संस्कृति के प्रमुख केंद्र बनारस, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी विश्वविद्यालय थे। इन विश्वविद्यालयों में चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया आदि देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। इनके अलावा उज्जैनी और अमरावती विश्वविद्यालय भी प्रमुख थे। इस प्रकार भारत जो है वो शिक्षा का भी एक प्रमुख केंद्र प्राचीन काल से रहा है। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा और इस पाठ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनका समावेश हमने इस वीडियो में किया है। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।